How to write a scientific research paper. So basically we can see this topic is the heart of any research journey. तो हम इसको मान के चल रहे हैं, जो एक हमारी रिसर्च होगी इसमें हम रिसर्च पेपर्स लिखेंगे, उसकी जो धड़कन आप समझ सकते हैं वो होता है रिसर्च पेपर। तो बेसिकली रिसर्च पेपर क्या होता है, कैसे होता है, हम अपनी पूरी स्लाइड्स में रिसर्च पेपर के बारे में जानेंगे, उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, उसकी नीड्स क्या क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो आज की जो हमारी स्लाइड्स रहेंगी उसमें हम जानेंगे साइंटिफिक रिसर्च पेपर क्या होता है। तो मेरा एक क्वेश्चन जो कि क्या हमने कभी सोचा कि डीएनए जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है या फिर हम कह लें जो ब्लैक होल है, उसका जो शेप है वो हमारे पास कैसे पहुंची? How should we know that the image of black hole and the double helix DNA structure share with us? How we share that structure with the world? So basically, answer lies that is the one key tool. That is the scientific research paper. This is the primary way to researchers to communicate their findings, enabling progress in progress, science and technology. So basically, हम अगर इसका जवाब ढूंढें कि हमें कैसे पता चला क्या है ब्लैक होल, क्या है डीएनए का स्ट्रक्चर, या बहुत सारी रिसर्च जो रही हमारे पास तक कैसे पहुंची, तो उसका जो एक आंसर हमारे पास है वो है वैज्ञानिक शोध पत्र, जिसे हम बोलते हैं साइंटिफिक रिसर्च पेपर। अगर हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स नहीं होते, हमारे पास डॉक्यूमेंट या डेटा नहीं होता, तो ये जो जानकारी हमारे पास तक पहुंची है, जो पूरे वर्ल्ड में सभी को बताई गई है, उसके बारे में हमें नहीं पता होता। तो एक कोट जो मार्क वालकोट ने बोला था उसे मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, साइंस इज नॉट फिनिश्ड अंटिल इट्स कम्युनिकेटेड। मतलब विज्ञान तब तक अधूरा है जब तक इसके बारे में साझा नहीं किया जाता। तो आप इसको साझा करेंगे, एक दूसरे के पास जब ये पहुंचेगा, तो जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरा ग्लोबली एक दूसरे की रिसर्च के बारे में हम जान पाएंगे। So in today's lesson, we will explore the process of writing a research paper step by step, understand the structure of research paper and learn tips to make it clear and impactful. तो आज बेसिक रिसर्च पेपर को हम बोलते हैं शोध पत्र। बेसिकली हम कह रहे थे कि जो रिसर्च पेपर होता है दैट इज शोध पत्र। तो आज हम जानेंगे क्या स्ट्रक्चर होता है एक रिसर्च पेपर, क्या क्या टिप्स हैं जिससे कि उसको इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है, व्हाई राइटिंग अ रिसर्च पेपर, व्हाई राइटिंग अ रिसर्च पेपर इज अ क्रूशियल स्किल फॉर रिसर्चर। मतलब रिसर्चर्स के लिए रिसर्च पेपर को अच्छे वे में, इम्पैक्टफुल वे में लिखना क्यों जरूरी है। So the answer is writing a research paper is not just about the documenting your work. अपने काम को सिर्फ डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिख देना रिसर्च पेपर नहीं है। इट्स अबाउट शेयरिंग योर डिस्कवरीज विद अदर्स। आप जो अपना काम कर रहे हैं, जो अपनी नई रिसर्च, जो आपकी नई फाइंडिंग या ओरिजिनल डेटा है, वो आप अपना जो रिसर्च वर्क है उसको दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि आपके काम को दूसरे लोग भी यूज कर सकते हैं, आपके काम की हेल्प से अपने काम को आगे भी बढ़ा सकते हैं। So it allows researchers to communicate finding. It means share new knowledge with a global community. हम रिसर्च कर रहे हैं, एक नया हमने कुछ नई फाइंडिंग्स की, इसका मतलब हमारे पास जो नॉलेज थी, जो नई नॉलेज हमने गैदर की, उसको एक फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में हमने लिखा और पूरी दुनिया के साथ उसको शेयर किया। एंड एडवांस नॉलेज टू हेल्प अदर बिल्ड ऑन वर्क कंट्रीब्यूटिंग टू साइंटिफिक प्रोग्रेस। मतलब आपके काम जो आपने किया है उस पर अगर हमारे बाद जो हमारे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं और भी साइंटिस्ट हैं, वो हमारे काम को एक बेस बना के उस काम से आगे भी अपने काम को बढ़ा सकते हैं। गेन रिकॉग्निशन, तो एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड एंड एनहांस योर एकेडमिक प्रोफाइल। तो बेसिकली आप जो रिसर्च कर रहे हैं, आप उसके एक एक्सपर्ट हैं। आप अपना जो एकेडमिक प्रोफाइल है, एक अच्छा रिसर्च पेपर आपके एकेडमिक प्रोफाइल को भी इंप्रूव करता है। For example, every scientist's work deserves to be recognized and credited. It means writing a research paper ensures your efforts contribute to the global scientific dialogue. It allows your finding to be evaluated, validated, and applied in real world context. आपका जो रिसर्च पेपर आपने जो लिखा है, आपने अपने फील्ड में कितना एफर्ट्स उसको लिखने के लिए किए हैं, जो आपका वर्क है वो ये देखता है कि ग्लोबल कम्युनिटी, आपका ग्लोबल कम्युनिटी में जो आपकी रिसर्च रही है वो कितनी हेल्पफुल है, वो डिफरेंट फील्ड में कितनी ज्यादा प्रोग्रेसिव है। नाउ वी कम टू द टॉपिक, व्हाट इज साइंटिफिक राइटिंग। So we can say a scientific writing, or we can say here a scientific research paper. It is a structured document that communicates original research findings to the academic community and beyond. वी कैन से एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ओरिजिनल रिसर्च को एकेडमिक कम्युनिटी, हमारी जो सोसाइटी है, उस तक आपके काम को पहुंचाने का जो काम करता है। ये केवल शोध पत्र नहीं है। यह शोध पत्र न केवल आपके काम को दुनिया के सामने लाता है, बल्कि विज्ञान और समाज में आपका जो योगदान है, उस योगदान से इस फील्ड में काम को बढ़ावा भी देता है। तो बेसिकली इट फॉलो स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड डिजाइन। तो बेसिकली प्रेजेंट न्यू रिसर्च आउटकम क्लियरली। आप जो काम कर रहे हैं, एक नया आइडिया, एक नई रिसर्च जो आप उसको लेके आए हैं, उसको क्लियरली ये डिफाइन करता है रिसर्च पेपर, एंड शेयर फाइंडिंग्स विद एकेडमिक कम्युनिटी एंड वाइडर वर्ल्ड। आपकी जो एकेडमिक कम्युनिटी है उसके साथ आपका जो वर्क आपने किया है और वहाँ की जो दुनिया है उसके साथ आपके काम को साझा करने का काम ये रिसर्च पेपर करते हैं, एंड कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज बाय मेकिंग रिसर्च एक्सेसिबल फॉर रिव्यू, रेप्लिकेशन एंड फर्दर स्टडी। तो बेसिकली आपका जो काम है वो नॉलेज को, दूसरों के लिए नॉलेज को गैदर करने में कंट्रीब्यूट करता है, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है। कई बार आपके जो रिसर्च है उसको कोई करना चाहे, उसको रेप्लिकेट यानी कि आपका जो काम है उसको फिर से करके देखना चाहे, सीखने के पर्पस से, मान लीजिए आपको कुछ नया करने के पर्पस से, तो आपका जो काम को है वो कर पाए। इसका बेसिकली अगर हम शॉर्ट में बोलते बोलते इसका जो मतलब होता है साझा करना, शोध को इतना स्पष्ट और व्यवस्थित बनाना है कि उसका जो प्रयोग है आगे अध्ययन में उपयोग किया जा सके। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर देना है कि आपके काम को कोई दूसरा समझ ही ना सके। तो बेसिकली साइंटिफिक राइटिंग मस्ट बी प्रॉपर इन इंग्लिश, मेरी है प्रॉपर इजी इंग्लिश जो कि इजीली सभी के लिए अंडरस्टैंडेबल है। सो नाउ वी कम टू द ओरिजिन ऑफ साइंटिफिक राइटिंग। सो द लाइन, knowledge is lost without written record. So that is not documented is often forgotten. जो नॉलेज, जो ज्ञान, जो लिखा, अर्ली ह्यूमंस रिकॉग्नाइज दिस। जो हमारे पूर्वज एक भाषा में कह सकते हैं, उनको लगा कि जो उनकी धरोहर एक तरीके से है, एक समय आने के बाद सभी उसको भूल जाएंगे, तो उन्होंने उसको लिखने के लिए कुछ तरीके अपनाए शुरू किया। तो सबसे पहले हम बात करें तो हमारे पास आती है केव पेंटिंग फर्स्ट रिकॉर्ड। सो अर्ली ह्यूमंस यूज्ड केव पेंटिंग एंड इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन टू डॉक्यूमेंट इवेंट्स, रिचुअल्स एंड डिस्कवरीज। देयर वाज दीस ह्यूमन जो
किसी अपना जो डेटा या इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए वो तरीके अपनाए। अगर एग्जांपल के लिए देखें, अगर इंडिया में भी अगर हम बात करते हैं कि पेंटिंग की एग्जांपल है, आप जाएंगे भीमबेटका, दैट इज इन मध्य प्रदेश। So the rock shelter of Bhimbetka has prehistoric painting depicted hunting scenes, daily life and rituals. These were believed to be over 10,000 year old and serve as a record of early human life. मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक ऐसी जगह है जहाँ पे की पेंटिंग है, जहाँ पे हंटिंग सीन्स दिखाए गए, उनका जो डेली लाइफ स्टाइल था वो शेयर किया गया है। इसके अलावा जो रिचुअल्स उस टाइम पे फॉलो की जाती थी, वो सारी चीजें वहाँ पे दिखाई गई। ऐसा माना जाता है कि 10,000 साल पुरानी ये जो पेंटिंग्स हैं भीमबेटका में वो है। उसके अलावा अगर हम स्टोन इंस्क्रिप्शन की बात करें तो हम बात करते हैं लाइक सांची स्तूपा जो है, अशोका एडिक्ट इन इंडिया स्टोन इंस्क्रिप्शन यूज्ड बाय अशोका टू स्प्रेड अ मैसेज ऑफ मोरालिटी, गवर्नेंस एंड बुद्धिज्म। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, सांची स्तूपा पे अलग-अलग मैसेज, अलग-अलग ड्राइंग, अलग-अलग तरीके की पेंटिंग्स वहाँ पे जो है अशोक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट वी कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज अबाउट 200 बीसी पेपरस पेपर। तो द इजिप्शियंस डेवलप्ड पेपरस, अ लाइट वेट एंड पोर्टेबल मीडियम फॉर राइटिंग। जो इजिप्शियंस थे उन्होंने एक नया तरीका निकाला जिसको पेपरस पेपर बोला गया। ये लाइट वेट होते थे, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था, जो कि व्हिच वाज रिप्लेस्ड बल्कि स्टोन एंड क्ले टैबलेट। इट इज मार्क्ड एज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन कम्युनिकेशन। पहले हम पेपर्स नहीं होते थे तो पत्थर पे लिखा करते थे या क्ले टैबलेट्स होती थी उन पे लिखा करते थे। तो जब पेपर्स आए तो जो लाइट वेट होते थे, तो बेसिकली ये पेपरस पेपर क्या होते थे? दैट वाज मेड फ्रॉम अ पेपरस प्लांट, जिसका अगर बॉटनिकल नेम हम बात करें तो सिप्रस पेपरस नाम होता है इसका, व्हिच वाज ग्रोन ऑन द साइड ऑफ अ नाइल रिवर इन इजिप्ट। एक बुक जो इस पेपर पे सबसे पहले लिखी गई थी, द फेमस बुक द बुक ऑफ द डेड। इट वाज क्रिएटेड बाय दिस पेपर। दिस बुक कंटेन स्पेल्स, प्रेयर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू गाइड रिसर्च थ्रू द आफ्टरलाइफ। ये जो बुक, पहली बुक जो इस पेपर पे लिखी गई थी 2000 बीसी अबाउट। नाउ वी कम टू द parchment approx 190 बीसी। parchment क्या होता है? इट्स मेड फ्रॉम एनिमल स्किन। parchment become a durable and reusable writing medium, enabling better preservation for writing research. It has widely used in Europe and Middle East. Then we come on the next, that is paper 105 AD. China. The Chinese invented the paper that comes to be revolution. The first paper actually we can say produced via China. But at that time, we don't have this facility that we can copy that paper. We cannot make a duplicate papers. So in 1100 AD, the Chinese invented a movable type. So basically, the Chinese invention of movable type allow for quick printing of text. यहाँ पे आने के बाद जो टेक्स्ट की प्रिंटिंग होने लगी, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ रीडिंग वर्क, जो आपका काम है आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। Then we come to 1455 AD, the Gutenberg printing press. So basically, जो Gutenberg printing press थी, it was the first printing press when 42 line Bible, one of the most earliest major work produced in mass. पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक साथ इतना सारा काम जो प्रिंट किया गया था, ठीक है। Now we come to by 1500,000. Next one, we come to the Incubella. Basically, about 1500,000 books has been known comes to be Incubella. These books lay the foundation for modern spread of knowledge. यहाँ से जो बुक एक तरीके से जो होना स्टार्ट हो गई, जो मॉडर्न स्प्रेड ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट इज द फर्स्ट साइंटिफिक जर्नल पब्लिश्ड इन 1665। So in 1665, the publication of scientific journal like Philosophical Transaction of the Royal Society. अगर हम बात करेंगे पहला अगर जनरल, जिसमें से एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, the Philosophical Transaction of the Royal Society, mark the beginning of structured scientific communication. These journals become the platform for researchers to share their findings globally. इसके बाद हमें प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे हम अपना जो वर्क था उसको पब्लिश कर सकते थे। Now we come on the IMRAD story. तो बेसिकली IMRAD क्या है? I for introduction, M for method, R for result and D for discussion. तो बेसिकली एक मेथड है जिसके बेस पे हम अपना जो पेपर लिखते थे, ठीक है। अगर हम बात करें इससे फर्स्ट के अर्ली जर्नल्स एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर्स का टॉपिक 1, वी कैन सी अपने फर्स्ट अर्ली जर्नल्स एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर्स। इन द अर्ली स्टेज ऑफ साइंटिफिक पब्लिशिंग, many journals published descriptive papers where the focus was more on the observation and description of the phenomena rather than detailed experimental data. जब हमारे जर्नल्स लिखना स्टार्ट हुए तो हम उनकी थ्योरेटिकल वर्क पे ज्यादा ध्यान देते थे, ऑब्जर्वेशन या डिस्क्रिप्शन पे ज्यादा ध्यान देते थे। एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं शो किया या नहीं बताया, इस तरीके से वो चीजें नहीं लिखते थे। तो हमारा जो डेटा होता था वो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव पेपर्स की फॉर्म में होता था। द सेकंड वन इज द रिप्रोड्यूसिबिलिटी एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली रिप्रोड्यूसिबिलिटी आई, मतलब आपका जो डेटा है इसको आप रिप्रोड्यूस करके बताएं, मतलब आपका काम कोई और यूज करना चाहता है, कम से कम इस फॉर्म में हो कि आप उसको यूज कर पाएं। बाय द सेकंड हाफ ऑफ 19th century, a key shift occurred in the philosophy of science. Reproducibility become a fundamental principle. So basically क्या होती है reproducibility? Means the experiment should be detailed enough that other can replicate them to verify the results, and this principle become essential in making the scientific research reliable and credible. So basically आपने जो experiment किए हैं उसको कोई reproduce कर पाए, उसको करके देख पाए आपकी जो validity है वो सही काम नहीं है, वो सारी चीजें second half 19th century से start है। Next one is the method section become a crucial. So the importance of method section become particularly significant after Louis Pasteur confirmed the germ theory of diseases in 19th century. The Pasteur's work required clear, repeatable experimental method to prove his hypothesis about microorganisms causing diseases. बेसिकली मेथड सेक्शन की जरूरत हमें कब लगी? जब जो लुईस पास्चर थे उन्होंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उससे जो कॉजिंग माइक्रो कॉजिंग डिसीजेस, तो अब उन्होंने बोल दिया अब इसको किस तरीके से किस मेथड से कैसे पता किया जाए, इसके लिए तो एक्सपेरिमेंट जो होंगे वो रिपीटेड होंगे। तो इसलिए यहाँ पे एक सेक्शन जो ऐड किया गया, दैट इज मेथड सेक्शन। दिस मार्क्स शिफ्ट इन साइंटिफिक राइटिंग वेयर एक्सप्लेनिंग हाउ द रिसर्च वाज कंडक्टेड बिकम एज क्रूशियल एज द फाइंडिंग देमसेल्व्स। इट इंसर्ट दैट अदर को रिप्रोड्यूस द रिजल्ट कंफर्मिंग देयर वैलिडिटी। ये जो मेथड आप अपना रिसर्च पेपर लिखेंगे इसमें जो मेथड वाला सेक्शन होगा, मेथड तो लिखे होंगे, अगर कोई इस मेथड को पढ़ के अपने प्रोसेस को रिपीट करना चाहता है, इसके बारे में नॉलेज लेना चाहता है तो उस प्रोसेस को रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज द डेवलपमेंट ऑफ IMRAD थ्योरी। So basically the development of IMRAD introduction method research and discussion format begin around them. इस टाइम पे भी अगर हम बात करें तो इस थ्योरी पे कहीं ना कहीं हमारी रिसर्च पेपर्स जो साइंटिफिक पेपर्स होते हैं वो कवर करते हैं। तो हम बात करें इंट्रोडक्शन की, I for introduction. So what comes under the section of introduction? Setting up the research question and context. आपका जो रिसर्च क्वेश्चन जो रहेगा जिसपे आप काम करना चाह रहे हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है, उसको ये आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में इन्क्लूड करते हैं। देन इन द सेक्शन ऑफ मेथड, डिस्क्राइबिंग द एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस इन डिटेल। आपका जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है उसको हम डिटेल में जब स्टडी करते हैं, दैट इज कम्स अंडर द मेथड।
अगर हम रिजल्ट की बात करेंगे तो हमने जो रिसर्च की है, जो डेटा अपना निकाला है, जो फाइंडिंग्स हमें मिली है, प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग्स इट इज कम्स अंडर द रिसर्च सेक्शन एंड देन वी कम टू द डिस्कशन। सो बेसिकली आपका जो रिजल्ट है, उसका सिग्निफिकेंस है, वो डिस्कशन में लिखा जाता है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट एंड देयर सिग्निफिकेंस। सो दिस IMRAD theory format allows for a more structured and standardized presentation of research, making it easier for scientists to read, evaluate and reproduce each other's work। तो ये जो थ्योरी है, इसमें कहीं न कहीं आपका जो भी है, जो आपने थ्योरी की, जो डेटा या आपकी फाइंडिंग्स जो भी हैं, वो अगर कोई दूसरा साइंटिस्ट, रिसर्चर या कोई स्कॉलर उसको पढ़ते हैं, तो उनकी समझ में इजीली आ जाएगा, तो आपके डेटा को रीवैल्यूएट या रिप्रोड्यूस करके देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाउ वी कम टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ साइंटिफिक पेपर। तो IMRAD फॉर्मेट जो अगर हम बात करें, जो बेसिक फॉर्मेट हमने अभी भी पढ़ा है, जिसमें इंट्रोडक्शन, मेथड, रिसर्च एंड डिस्कशन, रिजल्ट एंड डिस्कशन जो रहते हैं। अगर केस जिसमें हम लेना है कि द मल्टीपल मेथड्स हैं, व्हेन मल्टीपल मेथड्स आर यूज्ड टू अचीव डायरेक्टली रिलेटेड रिजल्ट्स, आप पॉइंट बोले तो देख सकते हैं। तो इसमें एक नया सेक्शन जिसमें कि आपका M प्लस R मेथड प्लस आपका जो रिजल्ट रहेंगे उसको ऐड करके एक नया सेक्शन बना दिया जाएगा, जिसको नाम किया जाएगा एक्सपेरिमेंटल सेक्शन। इफ अ रिसर्च स्टडी एम्प्लॉयज मल्टीपल मेथड्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर एंड लीड डायरेक्टली टू द रिजल्ट्स, दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू अ कंबाइंड सेक्शन कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल सेक्शन। इसलिए M प्लस R मेथड प्लस रिजल्ट दैट नोन टू बी एक्सपेरिमेंटल सेक्शन। सो इन दिस केस ईच मेथड यूज्ड इज फॉलोड बाय इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स। जो मेथड होंगे, हर एक मेथड के बाद उसके जो रिजल्ट है वो उसको फॉलो करेंगे एंड मेकिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टडी मोर एफिशिएंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपकी जो इस तरीके से जब आप लिखते हैं तो उसको प्रेजेंटेशन जो आपके पेपर की, आपके वर्क की रहेगी, वो काफी एफिशिएंट हो जाती है और तो डायरेक्टली देख सकते हैं कि क्या मेथड्स रहे और उसके क्या रिजल्ट रहे। और अगर हम बात करें जो सेकंड पॉइंट है हमारा, व्हेन रिजल्ट्स आर कॉम्प्लेक्स दे नीड टू बी इमीडिएटली डिस्कस्ड। जो कॉम्प्लेक्स रिजल्ट है, इस केस में आपका रिजल्ट एंड डिस्कशन सेक्शन को इंक्लूड करके रिजल्ट एंड डिस्कशन सेक्शन ऐड किया जाता है। इन दिस केस R&D सेक्शन आर ऑफन मर्ज्ड टू फैसिलिटेट द इमीडिएट एनालिसिस एंड इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स। आपकी जो फाइंडिंग्स हैं उसको लिखा जाता है। इन दिस अप्रोच द रिजल्ट आर नॉट प्रेजेंटेड बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ डिस्कशन। जो आपके रिजल्ट है वो डिस्कशन को फॉलो करते हैं, हेल्पिंग द रिसर्चर्स टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ द फाइंडिंग इन रियल टाइम। तो एक डिटेल स्टडी जिसके बारे में करते हैं कि व्हाट इज साइंटिफिक पेपर। तो बेसिकली साइंटिफिक पेपर्स हमने भी जैसा कि जाना था, साइंटिफिक राइटिंग क्या होती है, सिमिलरली साइंटिफिक पेपर्स इट इज अ फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट that presents original research results. So we can see a scientific paper is written and published report describing original research results. So basically original research results, इसका क्या मतलब है, हमें original research result क्या है? So it's a scientific paper reports on a new finding or discoveries made through a original research. This could involve experiments, data collection, surveys or theoretical work that has not been published elsewhere. हम यहाँ पे ओरिजिनल वर्क उसको बोल रहे हैं जो काम आप कर रहे हैं, जो नई फाइंडिंग आपको मिली है या जो नई कोई डिस्कवरी आपने की है, वो एक्सपेरिमेंट हो सकता है या कोई डेटा कलेक्शन हो सकता है, कोई सर्वे हो सकती है या कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी हो सकता है। बट वो कहीं और किसी ने पब्लिश नहीं किया हो, आपका ओरिजिनल हो, आपने भी कहीं और उसको पब्लिश नहीं किया हो, तब आप उसको अपना ओरिजिनल वर्क बोल सकते हैं। द रिसर्च टू कंट्रीब्यूट न्यू नॉलेज और इनसाइट टू द साइंटिफिक फील्ड रादर देन सिंपली रिव्यू एग्जिस्टिंग लिटरेचर और रिपीटिंग प्रीवियस स्टडीज। तो आप अगर ये बोलें कि हमने जो पहले से पेपर्स पब्लिश इसके किया, एक रिव्यू कर दिया जिसमें हमने लिटरेचर रिव्यू कर दिया, तो जो लिटरेचर रिव्यू आपका काम नहीं है, वो आपने दूसरे के काम को एक दूसरे फॉर्मेट में लिख के प्रेजेंट किया है। तो हम जो लिटरेचर पहले से है या पहले के जो प्रीवियस स्टडी है, तो हमारा काम है वो ओरिजिनल है। तो होना चाहिए, किसी लिटरेचर लेना है किसी के पेपर को इसकी स्टडी करके या लैंग्वेज चेंज करके आप उसको प्रेजेंट कर देंगे, तो हम उसको ओरिजिनल वर्क नहीं बोलेंगे, ठीक है। सेकंड इज इट मस्ट बी फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ ओरिजिनल रिसर्च रिजल्ट। The scientific paper must be first publication of the original research results. This is crucial because it is served as the official records of the research and its outcomes, providing a foundation for further studies or developments in the field. आपका जो साइंटिफिक पेपर है वो आपका ओरिजिनल, पहले तो ये है कि ओरिजिनल रिजल्ट होने चाहिए, आपका ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। उसके बाद आप जो पेपर अपना पब्लिश करेंगे वो आपके ओरिजिनल रिजल्ट्स जो उसमें होने चाहिए, वो कहीं और पब्लिश नहीं होना चाहिए। दिस मींस दैट द रिजल्ट्स शुड नॉट हैव बीन पब्लिश्ड इन अदर फॉर्म्स सच एज प्री वर्क, प्री रिपोर्ट्स। कई बार प्री रिपोर्ट्स में अपना वर्क जो पब्लिश करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में कर देते हैं, तो आपका जो वर्क है वो ओरिजिनल आपके रिसर्च पेपर में पब्लिश होना चाहिए। Next one, in a form where peers of the authors can repeat the experiment and test the conclusion. We can see this as a reproducibility of experiment. जैसा कि हमने पहले बात की थी, आप जो काम कर रहे हैं, आप उसको इतना क्लियर करें कि कोई और अगर उसको रिप्रोड्यूस करना चाहे या फिर सीखना चाहे, जानना चाहे, आगे काम करना चाहे उसपे, तो वो उसको समझ सके। So basically, a key feature of a scientific paper is that it should provide enough detail so that other researchers can replicate the experiment or test described in this paper. जो आपका वर्क है साइंटिफिक पेपर में, उसमें इतनी डिटेल आपको देनी चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं, जिससे कि अदर रिसर्चर जब उसकी स्टडी करें, उसको पढ़ें, तो उसको समझ सकें। The method section of this paper, where the information is detailed, allow others to repeat the experiment, test the conclusion made by authors. जो आपका मेथड सेक्शन जो रहेगा, जो आप अपना मेथड सेक्शन बनाएंगे, उसमें आपके जो एक्सपेरिमेंट है, उसकी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, उसके जो कंक्लूजन है वो क्लियर होने चाहिए, ताकि जो अदर ऑथर्स या स्कॉलर साइंटिस्ट जो रहेंगे आपके वर्क को जो पढ़ेंगे उनकी समझ में आना चाहिए। दिस इंश्योर दैट द रिजल्ट्स आर रिलायबल, एक्यूरेट एंड वेरीफाइड, व्हिच इज द फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस। अगर आपका जो वर्क है इतने अच्छे लेवल का है कि आपने हर चीज क्लियर की है, उसको कोई रेप्लिकेट करता है, इट मींस आपका जो वर्क है वो एक्यूरेट है, उसको वेरीफाई भी किया जा सकता है और वो रिलायबल भी है। नेक्स्ट इज द इन अ जर्नल और अदर सोर्स डॉक्यूमेंट रेडीली अवेलेबल विद इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। आपका जो डेटा है वो एक्सेसिबल होना चाहिए दूसरी कम्युनिटी, दूसरे साइंटिस्ट के लिए। तो हम भी कहते हैं एक्सेसिबिलिटी विद इन द साइंटिफिक कम्युनिटी।
The scientific paper must be published in a journal or another source document that is easily accessible to the scientific community. आपका जो वर्क है एक अच्छे जर्नल में या किसी अच्छी जगह पे जहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके पब्लिश होते हैं होना चाहिए, जो कि आपकी साइंटिफिक कम्युनिटी आपके फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनको वो इजीली वो उस पेपर को अप्रोच कर सके, उनके लिए इजीली एक्सेसिबल हो, वो पढ़ सकें। द गोल इज टू मेक द रिसर्च अवेलेबल टू पीयर्स। पीयर्स जो वर्ड हमने यूज किया था वर्ड 2 में, पीयर्स का मतलब यहाँ पे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स या जो भी एक्सपर्ट आपके फील्ड में होते हैं, हम उनके लिए यहाँ पे पीयर वर्ड यूज करेंगे। द गोल इज टू मेक द रिसर्च अवेलेबल टू पीयर सो दैट दे कैन रिव्यू, क्रिटिक एंड बिल्ड अपॉन द वर्क। आपका जो काम है इसको रिव्यू कर सके, इसको पढ़ सके या उसको अपने वर्क का बेस भी बना सकते हैं। दिस हेल्प इंश्योर दैट नॉलेज इज डिसमिनेटेड एंड फर्दर लिस्टेड और अप्लाइड फॉर इन फ्यूचर स्टडीज। आपका जो काम है वो फ्यूचर स्टडी, फ्यूचर वर्क जो रहेगा, जो साइंटिस्ट, रिसर्चर्स जो भी आपके वर्क है उसको आगे पढ़ेंगे, उसमें वो हेल्प करेगा। So we can say that the scientific paper serve as an official record of new research findings. हमारा जो साइंटिफिक पेपर है उसको एक ऑफिशियल रिकॉर्ड मान सकते हैं जो कि एक नई रिसर्च फाइंडिंग को क्रिएट करेगा। एक नया टॉपिक आपकी रिसर्च स्टडी जो आपने काम किया है वहाँ से एक नया टॉपिक हमें मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके काम से किसी एक अदर स्कॉलर को पेज मिल जाए कि इन्होंने ये काम किया, हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो एक नई डायरेक्शन भी आपका जो काम है वो दे सकता है। For it to be valuable, it must be first publication of original results, provide sufficient detail for reproducibility, to be published as an accessible journal or source. This ensures the paper contribute to the ongoing dialogue in the scientific community, advancing knowledge and enabling further investigation. तो बेसिकली जो हमने समझा, अगर हम इस स्लाइड को शॉर्ट में बोलना चाहें, आपका जो वर्क है वो ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं और पब्लिश नहीं होना चाहिए। अगर कोई इसको एक्सेसिबल करना चाहे तो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए और उसका जो डेटा है वो जेन्युइन होना चाहिए। Now, here we are talking about the definition of scientific paper. An accepted original scientific publication containing scientific information is to enable peers. So we can say accepted original scientific papers. The paper must be original. जैसा कि हम अभी तक बात करते हुए आते, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, किसी का वर्क जो रिव्यू करके आप उसको अपना वर्क दिखाना है वो आपका काम नहीं है, आपको अपना ओरिजिनल वर्क जो आपको करना है। The paper must be an original contribution to science and should be accepted by the scientific community. आप जो काम कर रहे हैं वो सोसाइटी में कहीं ना कहीं योगदान जो देने वाला काम आप कर रहे हैं, इस तरीके का आपका ओरिजिनल काम होना चाहिए। कंटेन साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, आपका जो डेटा जो रिसर्च आप कर रहे हैं उसमें जो द पर्पस ऑफ द पेपर इज टू प्रेजेंट साइंटिफिक डेटा फाइंडिंग और आइडियाज। क्योंकि यहाँ पे हम साइंटिफिक रिसर्च पेपर की बात कर रहे थे, तो आपका जो डेटा है उसमें साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका जो डेटा वो साइंटिफिक उसकी फाइंडिंग्स और जो आइडियाज है वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक कम्युनिटी को हेल्प करें। इनेबल्स पीयर assess observations, allow others to evaluate the observations reported in the peer papers, allow others to evaluate the observation reported in the paper, assess observation, repeat experiment, repeat experiment, so provide sufficient details and methodology for others to replicate the experiment or study described। जैसा कि हम बात कर रहे थे, आपका जो वर्क है, जो पेपर आप अपना लिखेंगे वो इतना क्लियर होना चाहिए कि जिससे अगर कोई इसको पढ़ना चाहे, समझना चाहे तो वो उसकी समझ में आ जाए। इवैल्यूएट इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, तो फैसिलिटेट असेसमेंट ऑफ द लॉजिक, रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन यूज्ड इन द स्टडी। आपका जो वर्क है उसका कोई लॉजिक हो, कोई रीजनिंग हो, उसकी जो आप अपने वर्क को करने में आपका जो बेस है उसको डिसाइड जो आपने किया, जो आपने काम किया, उसका कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, किस तरीके से आप उसका योगदान जो आपका वर्क जो सोसाइटी में आप हेल्प करने वाले अपने काम से, उसका क्या लॉजिक रहा, क्या रीजनिंग रही उसकी, क्या आइडिया आपका रहा उसके पीछे, वो भी क्लियर होना चाहिए। मस्ट हैव एन इम्पैक्ट, द पेपर शुड कंट्रीब्यूट टू द फील्ड ऑफरिंग न्यू इनसाइट और एडवांसिंग। आपका जो काम है उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या है, कितना है, आपकी जो सोसाइटी है, उस आपका जो वर्क, आपका जो पेपर है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी फील्ड में, कितना मतलब एक नया आइडिया क्या वो दे पा रहा है, कितनी एडवांसमेंट है आपके वर्क में, वो चीजें ध्यान में रखें, उसको क्लियर करें। देन अवेलेबल फॉर रेगुलर स्क्रीनिंग बाय वन और मोर ऑफ द नाइस। इट मस्ट बी इंडेक्स्ड इन रेप्यूटेड साइंटिफिक डेटाबेस। तो हम यहाँ पे साइंटिफिक डेटाबेस की बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने पहले सुना हो बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, इंडेक्स मेडिकस, पबमेड, मेरे ख्याल से गूगल स्कॉलर, वो तो सभी ने सुना ही होगा। गूगल स्कॉलर ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको बहुत सारे अलग-अलग फील्ड में अलग-अलग रिसर्चर्स के ऑथर्स के जो पेपर्स आपको मिलते हैं। तो इट मस्ट बी इंडेक्स्ड इन रेप्यूटेड साइंटिफिक डेटाबेस दैट इज बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, इंडेक्स मेडिकस, गूगल स्कॉलर, पबमेड एटसेट्रा। तो दिस डेटाबेस अलाउड सिस्टमैटिक एक्सेस एंड रेफरेंसेस टू द पेपर्स। तो यहाँ तक हमें समझ में आया आपका जो ओरिजिनल वर्क होना चाहिए साइंटिफिक, आपका जो डेटा है साइंटिफिक कम्युनिटी में थोड़ा-सा कुछ हेल्प करना चाहिए, आपका जो डेटा है वो सभी के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई इसको रिपीट करना चाहे तो वो उसको कर सके। आपका जो वर्क है उसका क्या बेस था, क्या इंटेलेक्ट आपका रहा, क्या मतलब वो ये है कि क्या थिंकिंग लेके आपने अपना जो काम क्लियर किया था वो भी क्लियर रहना चाहिए। आपका जो इम्पैक्ट है वर्क का सोसाइटी में कितनी हेल्प कर रहा है दैट मस्ट बी क्लियर, और आपका जो वर्क है प्लस जो एक अच्छी जगह पे पब्लिश कह सकते हैं होना चाहिए। तो हियर आर सम की पॉइंट्स अबाउट द इफेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज इन साइंटिफिक राइटिंग। तो साइंटिफिक राइटिंग के लिए कुछ लैंग्वेज, कुछ की पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको ध्यान में रख के करेंगे, हमारा जो पेपर जो हम लिखेंगे वो एक अच्छे लेवल का लिख पाएँगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पुअर एक्सपेरिमेंटेशन कैन नॉट बी मास्क्ड बाय ब्रिलियंट राइटिंग, हाउएवर पुअर राइटिंग कैन मास्क ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंटेशन। तो हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं वो समझते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि रिसर्च किसी ने की, एक्सपेरिमेंट किया, उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, फ्लॉज़ हैं, वैगर है, तो आप उसको कितने भी अच्छे से उसको लिख लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो वी कैन से इफ द रिसर्च और एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ इज फ्लॉड और लैक्स राइगर, इवन द मोस्ट वेल रिटन पेपर कैन नॉट मेक इट क्रेडिबल और वैल्यूएबल। आप उसको मतलब अगर रिसर्च आपकी अच्छी नहीं है, तो आप उसको कितने भी वेल प्रेजेंट कर लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। Conversely, if the experiment is brilliant but the paper is poorly written, the significance of the research may be misunderstood or overlooked.
अगर हम इसका उल्टा करके देखते हैं, आपका पेपर बहुत बढ़िया है, बहुत ब्रिलियंट है, बट उसकी जो राइटिंग है, जो मेथड, जो तरीका है पेपर को लिखने का, वो आपने अच्छे से नहीं लिखा है। ऐसा लगता है उसको अच्छे से नहीं समझा सकता, जब आप अपना पेपर कहीं भेजेंगे हो सकता है आपका काम बिल्कुल ओरिजिनल बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि आपकी जो राइटिंग मेथड या जिस तरीके से आपने पेपर लिखा है, वो अच्छा नहीं है, तो इट मे बी रिजेक्ट और रीसेंट टू यू। तो इसका मतलब ये है कि आपको काम वो भी अच्छा करना है, अगर राइटिंग की बात करें तो वो भी अच्छी करनी है। तो मतलब एक अच्छे साइंटिफिक रिसर्च पेपर के लिए आपका काम और आपकी लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज दोनों ही बेस्ट होनी चाहिए, तब एक हमें जो पेपर मिलता है दैट वी कैन से टू बी अ गुड रिसर्च पेपर। सो फोकस ऑन द बोथ, कंडक्ट रिवर्स्ड एक्सपेरिमेंट एंड कम्युनिकेट देम क्लियरली। तो उसको क्लियरली कम्युनिकेट भी करना है, अच्छे से आपका जो वर्क है वो भी अच्छे से करना है, कम्युनिकेशन भी अच्छे से करना है और रिटन भी अच्छे से करना है, ठीक है? तब कहीं जाके आपके पास एक अच्छा रिसर्च पेपर जो बन के आएगा। तो वी कैन अवॉइड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। हम कई बार सोचते हैं इजी लैंग्वेज लिखेंगे सभी की समझ में आ जाएगा, तो हमें इजी नहीं लिखना है, थोड़ा इस तरीके से लिखना है, थोड़ा टफ या कॉम्प्लेक्स लिखना है कि जो कोई पढ़े तो उसको 2-4 बार पढ़ना होता है उसको समझ में आए। तो ऐसा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हमें यूज़ नहीं करने हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, in light of multi-phases approaches undertaken in recent studies, it can be concluded that certain methodologies, albeit advantageous in specific contexts, might not be universally applied. एक सेंटेंस जो हमने सोचा कि हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, पढ़ने में आसान पड़ेगा, बहुत अच्छा लगेगा, तो हम इसको लिखेंगे। लेकिन ये जितना पढ़ने में, दिमाग लगाने में, समझने में जितना टाइम लग रहा है, हम इसको सिंपल भी लिख सकते हैं किस तरीके से, recent studies show that some methods work well in specific cases but may not apply universally. इजी है, स्पेस बहुत ज्यादा नहीं लिया हुआ है डे लाइन में, जो 4 लाइन हम एक्सप्लेन कर रहे थे उसको कॉम्प्लेक्स, जो इजी डेटा हम लिख सकते थे उसको हमने कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो हमें अपने डेटा को कॉम्प्लेक्स नहीं लिखना है, इट मस्ट बी क्लियर एंड इजीली रिटन। तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यहाँ पे यूज नहीं करनी है। सो ओवरली कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस कैन कंफ्यूज रीडर्स एंड मेक द कंटेंट हार्डर टू फॉलो। अगर सपोज आपने ये लाइन पढ़ी, आपको इस पे काम करना है, बट आप इसको पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रही, क्योंकि इसको कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में इसमें लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम इसको छोड़ देंगे, नहीं फिर हम कोई और पेपर देखते हैं जिसमें इजी लैंग्वेज लिखी होगी, उस काम को हम पढ़ते हैं। अभी अभी आपका जो पेपर था लिटरेचर रिव्यू, आई थिंक, तो उसमें आप लोगों को टास्क मिला है कि आप पेपर रिव्यू कीजिए। आप बहुत सारे पेपर अपने अपने फील्ड के निकालेंगे, उनको पढ़ना स्टडी करेंगे। तो आप देखेंगे कई बार आपको चीजें समझ में आ रही है, कई बार आपको समझ में नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो एक रिसर्च पेपर या साइंटिफिक रिसर्च पेपर है वो कैसा दिखता है, या उसके पार्ट कैसे होते हैं, या कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे सिर्फ लिखने के बारे में सीख रहे हैं, बट आप जब अपना रिव्यू का पेपर करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए कि पेपर पढ़ा कैसे जाता है। क्योंकि आप कोई नॉर्मल बुक नहीं उठा के देख रहे हैं कि आपने रीडिंग स्टार्ट की और आपका जो समझ में आ गई स्टोरी क्या चल रही थी आपकी बुक में, ऐसा नहीं होता है। रिसर्च पेपर को पढ़ने का भी एक टेक्निक या एक वे होता है, जिससे कि आप उस तरीके से आप चीजें पढ़ते हैं, तो आपके समझ में अच्छे से आता है कि रिसर्च पेपर क्या कहना चाह रहा है। हमने जो पेपर स्टडी किए, मान लीजिए 100 पेपर, 150 पेपर हमने रिव्यू कर लिए, वो पेपर्स क्या कह रहे थे, में क्या एक्सप्लेन किया गया था, ये सारी चीजें हमें तभी समझ में आएंगी जब हमें एक रिसर्च पेपर को अच्छे से पढ़ना आता होगा। पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि रिसर्च पेपर में कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन से पार्ट में क्या लिखा हुआ रहता है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ जाएगी कि एक रिसर्च पेपर है, इसमें ये वाले पार्ट्स हैं, इस पार्ट में ये हो, और ये वाला पार्ट हमें पहले लिखना होता है, ये वाला पार्ट बाद में लिखना होता है। और कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हम ये वाला पार्ट अगर पढ़ लें, तो हमें जो पेपर में क्या लिखा हुआ है पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा पेपर पढ़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक स्मार्ट वर्क या फिर द वे ऑफ रीडिंग और राइटिंग पेपर अगर आपको पता चल जाता है, तो कहीं न कहीं आपके लिए जो पेपर लिटरेचर रिव्यू वाला है, वो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। अब जिन्होंने रिसर्च पेपर नहीं देखे, अपने-अपने फील्ड के आप जाइए, आफ्टर क्लास आप अपने फील्ड के कुछ भी बेसिक रिसर्च पेपर्स आप डाउनलोड करेंगे, आप देखेंगे कि रिसर्च पेपर में क्या-क्या होता है। उसके अलावा रिसर्च पेपर ही नहीं होते, रिसर्च पेपर में कितने टाइप के पेपर्स लाइक रिव्यू भी होते हैं, और रिव्यू पेपर में एक एक्सपेरिमेंटल डेटा वाले पेपर में क्या डिफरेंस होता है। तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जानने के लिए। आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो मुझे लगता है कि आप सभी इस लेवल पे हैं, आपको बस गाइडेंस की ज़रूरत है। कोई भी टीचर आके आपको ये नहीं बताएगा कि आपको ये पढ़ना है। ये तो आपकी खुद की रिस्पांसिबिलिटी है कि आप यहाँ पे अगर रिसर्च पेपर के बारे में जानना है, तो आप जाएँ और देखें क्या होते हैं रिसर्च पेपर, कितने तरीके के होते हैं, कौन-सा हमारे लिए हेल्पफुल है, कौन से हमारी फील्ड में चलते हैं। या हमारे लिए अगर हमें रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना है, अभी नहीं करवाएँगे, आफ्टर 6 मंथ जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप अपनी पीएचडी उसमें आएँगे, तब आप देखेंगे कि आपको जर्नल्स के बारे में जानना पड़ेगा। जर्नल्स क्या होते हैं? फिर जर्नल तो बहुत सारे हैं, हमारे फील्ड के जर्नल कौन से हैं? अब जर्नल्स में भी किसका क्या इम्पैक्ट फैक्टर है, तो एक जर्नी यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है, तो आपको सेल्फ स्टडी मैं कह सकती हूँ सबसे बेस्ट है, आप खुद इसके बारे में पढ़ेंगे, खुद जानेंगे तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आप ये सोचें कि नहीं सारा डेटा यहीं से मिल जाएगा, सारी चीज़ें जो हमें यहीं से मिल जाएँगी, तो मेरे ख्याल से इतना पॉसिबल हो नहीं पाएगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, यहाँ स्लाइड्स दिखा के पढ़ा के टीचर से ले जाएँगे, वो चीज़ें इतनी क्लियर आपको नहीं हो पाएगी। तो मैं बस बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जाएँगे और देखेंगे कि एक रिसर्च पेपर में कौन से सेक्शंस होते हैं। नाउ वी कम बैक टू द टॉपिक। सो बेसिकली यूज़ ऑन द नेक्स्ट वी कैन से यूज़ सिंपल एंड क्लियर इंग्लिश। जो मैं इतनी देर से बोल रही थी कि आपको कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। द लैंग्वेज शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अवॉइड जार्गन। बातें बिल्कुल नहीं बनानी है, मतलब एक सिंपल लाइन थी, आप उसको इंग्लिश में घुमा-घुमा के लिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और अननेसेसरी टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं करना है, जब तक आपको टेक्निकल टर्म की अपने वर्क में नीड नहीं है, तब तक आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ उसको अच्छा नहीं दिखाना है, उसको इम्पैक्टफुल एक पेपर जो आपको लिखना है। दिस इंश्योर दैट द ब्रॉडर ऑडियंस इंक्लूडिंग नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर कैन अंडरस्टैंड द पेपर। अब हम अपना जो काम है वो कर रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं। अगर आपने कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश लिख ली, कई बार क्या होता है, ऐसी कंट्री जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जा रही है, वो भी आपके रिसर्च पेपर को डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं। अगर उनकी बेसिक इंग्लिश भी है, थोड़ा भी उनको आता है, तो वो आपको पेपर को, आपके वर्क को वो समझ सकते हैं। तो अगर आप अपनी जो सिंपल है वो इंग्लिश जो लिख रहे हैं आप, क्लियर होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए। और एक टिप वो ये है कि यूज़ एक्टिव वॉइस वेयर पॉसिबल। अपना जो पेपर है कोशिश करेंगे उसको एक्टिव वॉइस में लिखने की। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे दिया है, वी एनालाइज द डेटा। हम लिखेंगे वी एनालाइज द डेटा इंस्टेड ऑफ द डेटा वर एनालाइज। तो द डेटा वर एनालाइज नहीं लिखना है, हम यहाँ पे एक्टिव वॉइस यूज़ करेंगे, लिखेंगे वी एनालाइज द डेटा। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज ऑलवेज कीप इन माइंड दैट द पैराग्राफ इज द एसेंशियल यूनिट ऑफ थॉट। तो आपका जो पैराग्राफ कन्वे वन कंप्लीट आइडिया और कॉन्सेप्ट। कोई भी पैराग्राफ आप जब लिख रहे हैं उसको, तो वो एक आइडिया दे रहा है या एक जो आप उस पैराग्राफ में बोलना चाह रहे हैं। तो आपका जो पैराग्राफ जो आप ऑर्गनाइज कर रहे हैं, उसको सही ढंग से करना है। ऑर्गनाइज पैराग्राफ लॉजिकली विद अ क्लियर स्ट्रक्चर, स्टार्ट विद अ टॉपिक सेंटेंस, सपोर्ट इट विद एविडेंस और एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूड और ट्रांजिशन स्मूथली। आपका जो पैराग्राफ है उसे आप ओवरली लॉन्ग पैराग्राफ, मतलब चलो कुछ नहीं है, थोड़ा बड़ा दिखेगा, बड़ा सा पैराग्राफ लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अवॉइड ओवरली लॉन्ग पैराग्राफ्स और मिक्सिंग मल्टीपल आइडियाज इन अ सिंगल पैराग्राफ। कई बार 2-3 आइडियाज आपको मिले, आपने सोचा एक ही पैराग्राफ में कर देते हैं, मतलब पैराग्राफ हम नहीं बनाएंगे, तो एक बड़ा सा पैराग्राफ 3-4 आइडिया को मर्ज करके हम लिख देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपके पैराग्राफ है, जो बात आप उस पैराग्राफ में बोलना चाह रहे हैं, उसको बड़ा क्लियरली आप उसको मेंशन करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो अभी तक हम बस ये देख रहे हैं कि क्या होता है रिसर्च पेपर, उसको क्या तरीके से लिखा जा सकता है, क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। तो यहाँ पे भी एक स्लाइड, दिस स्लाइड हाइलाइट द इंपोर्टेंट
प्रिपरेटरी स्टेप बिफोर स्टार्टिंग राइटिंग अ रिसर्च पेपर। एक कुछ जब आप अपना रिसर्च पेपर लिखने बैठेंगे तो उससे पहले कुछ स्टेप्स जो आपको ध्यान में रखने होंगे। तो यहाँ पे वो हम शॉर्ट में डिस्कस करें। तो फर्स्ट रिकॉर्ड योर रीडिंग। आपने अपना वर्क किया, आपकी कुछ रीडिंग्स आई, तो डॉक्यूमेंट ऑल एक्सपेरिमेंट रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशंस डूइंग योर। तो आपके जितने भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे, जितने भी ऑब्जर्वेशन थे, आपने पूरी रिसर्च में किए, उनको एक जगह आप इकट्ठा करके रखें, उनको एक रिकॉर्ड बना के रखें। दिस विल हेल्प इन रिटेनिंग एक्यूरेट डेटा फॉर एनालिसिस एंड अवॉइड रिलेइंग मेमोरी लेटर। कई बार क्या होता है, हमने रिसर्च किया, अच्छा वो डेटा आया था, ठीक है, हम इसको छोड़ देते हैं, हमें याद रहेगा। ऐसा नहीं करना है। ये कोई 1-2 दिन या 1-2 महीने की बात नहीं है, हम यहाँ पे 1 ईयर्स कुछ अपने इस रिसर्च में देने वाले हैं। तो फर्स्ट चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, आप जब भी अपना काम करेंगे, आपको कोई भी रिजल्ट मिला, ऑब्जर्वेशंस मिले, कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा मिला, आप उसको अच्छे से नोट उसको करेंगे, इसका रिकॉर्ड जो है आपकी रीडिंग्स का वो चाहिए। मेक टेबल्स। तो ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल्स फॉर क्लैरिटी एंड ईजियर कंपैरिजन। तो आप जो टेबल्स है उनको आप बनाएंगे, जिससे क्या होता है, कई बार हमें डेटा कंपेयर करना है तो टेबल फॉर्मेट में अपना जो डेटा हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो टेबल प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड वे टू प्रेजेंट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा कॉन्साइजली। तो आपका जो कई बार बहुत सारा डेटा हो जाता है, पैराग्राफ में लिखेंगे तो वो चीजें इतनी क्लियर नहीं होती है, जितना कि हम टेबल फॉर्मेट में अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं बड़ी इजीली और एक अच्छे ढंग में समझा सकते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे कि टेबल्स भी आपकी हेल्प कर सकती हैं। सो फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें ना यूज अ टेबल टू समराइज की मैट्रिक्स लाइक, हमें एक टेबल बनानी थी जिसमें हमारे डेटा था, फ्रीक्वेंसी थी, कई सारी एम्पलीट्यूड कई सारे थे और हमारे पास मेटेरियल प्रॉपर्टी थी। अगर हम पैराग्राफ में लिखने बैठे ये मेटेरियल प्रॉपर्टीज का इसने ये दिखाया ये किया तो दिक्कत होगी कहीं ना कहीं। अगर हम उसको टेबल फॉर्मेट में लिखें, हमारे पास एक कॉलम होगा मेटेरियल प्रॉपर्टीज का, एक होगा फ्रीक्वेंसी का, एक होगा एम्पलीट्यूड का और इजीली हम उसको डिफाइन भी कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज ड्रॉ ग्राफ्स। कि ग्राफ्स जो हैं ये भी हमारी काफी हेल्प करते हैं। विजुअलाइज योर रिजल्ट यूजिंग ग्राफ टू इलस्ट्रेट ट्रेंड्स रिलेशन कंपैरिजन। कई सारे डेटा है, हमें रिलेशनशिप शो करना है, 2 या 3 या 4 मोड भी हो सकते हैं। तो ग्राफ जो होते हैं वो हमारी काफी हेल्प कर देते हैं। जो रीडर्स होते हैं उनको समझने में बहुत जल्दी हेल्प करते हैं। ग्राफ हेल्प्स रीडर्स क्विकली ग्रैस्प की इनसाइट फ्रॉम द डेटा। हमें पैराग्राफ पढ़ में नहीं समझ में आ रहा है, हमने देखा ग्राफ है, यहाँ पे ग्राफ स्टडी किया तो कई बार चीजें बड़ी जल्दी हमें ग्राफ से क्लियर हो जाती है। तो हमारा ध्यान तो इस पे है कि हमारा जो पेपर है इतना क्लियर होना चाहिए, एक या दो बार भी कोई पढ़े तो उसको बड़ी अच्छे से समझ में आ जाए कि ये टेबल प्रेजेंट की हुई है, इसका ये मतलब है, ये ग्राफ है, इसका ये मतलब है। फॉर एग्जांपल के लिए हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें फ्रीक्वेंसी है, गेन है, अगर एंटीना के लिए कर रहे हैं, अगर मेटेरियल कर रहे हैं तो टेम्परेचर कंडक्टिविटी के बीच में भी ग्राफ हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कीप ऑफ फाइल रिकॉर्ड, समराइज योर रिजल्ट एंड एनी ऑब्जर्वेशन हाउएवर इनसिग्निफिकेंट। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई, स्मॉल डिटेल्स थी, छोटी-छोटी सी, तो हमने सोचा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपकी रिसर्च में छोटी बड़ी हर चीज, स्मॉल डिटेल्स दैट कैन लेटर प्रोवाइड क्रिटिकल इंसाइट और एक्सप्लेनेशन फॉर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। कई बार हमने छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दिया, हमने रिजल्ट्स निकालने बैठे तो कई बार वो छोटी-छोटी चीजें ही बड़ी दिक्कत देती हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, आपके जितने भी रिजल्ट्स हैं उन सभी को अपने पास सेव रखेंगे। नेक्स्ट इज द डेट द फाइल्स। तो यहाँ पे डेट ऑफ फाइल्स का क्या मतलब है? मैं अगर बोलूँ मेरे एक्सपीरियंस में, तो ये जो 30 चीज़ें क्लियर हुई जब हमने रिसर्च की, हमारे सुपरवाइज़र सर जो थे उन्होंने भी बड़े अच्छे से बताया कि आप आज अभी काम कर रहे हैं, आपने एक फाइल सेव की, मान लीजिए एक्सवाईजेड नाम से सेव हुई है, आपने दूसरी फाइल तैयार की, वो भी एक्सवाईजेड 1 कर लीजिए, तो आप कंफ्यूज़ हो जाएँगे कि आपका काम कौन-सा पहले वाला था, कौन-सा लेटेस्ट है। तो आप जब भी अपनी फाइल सेव करेंगे, आप डेट से अपनी फाइल सेव करेंगे तो आपको उससे याद रहेगा नई डेट मतलब नया काम। तो अपना जो काम है उसको आप डेट के साथ सेव करते हैं, ये आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक ट्रैक हम कह सकते हैं बन जाएगा, पुराना डेटा तरीके जब अपने काम को डेट के साथ सेव करते हैं, तो जब आप अपनी फाइल या फ़ोल्डर खोल के देखेंगे तो आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं कौन-सा नया है, कौन-सा पुराना है। तो आपका जो काम है उसको डेट असाइन करेंगे। तो असाइन डेट और फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स टू ट्रैक द सीक्वेंस ऑफ योर रिसर्च एंड रिवीजन। कई बटन्स आपके होते हैं, तो रिवीजन हम देख रहे हैं कि हमें ये नहीं पता चल रहा हमने पहले कौन-सा काम किया, दूसरा कौन-सा किया। जब आपके फाइल के पास डेट होगी, तो आपको पता चल जाएगा कौन-सा लेटेस्ट है, तो आपको इतना कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज रिवाइज योर रीडिंग्स, यू मे नीड टू experiment while you still have the material. So आप रिसर्च कर रहे हैं, डबल चेक योर रिकॉर्ड डेटा एंड ऑब्जर्वेशन फॉर एक्यूरेसी। एक बार आपने रिजल्ट निकाले, आपने नोट कर लिए, बट वो सही है या नहीं है, रिपीट योर एक्सपेरिमेंट्स, इट माइट बी नेसेसरी टू वेरीफाई रिजल्ट और एड्रेस इनकंसिस्टेंसी। आप जो निकाल रहे हैं, एक बार जो रिजल्ट आपने बनाए, आपके पास जो डेटा अवेलेबल है, आप उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। नेक्स्ट वन इज राइट आइडियाज व्हेनेवर दे कम टू यू। कई बार क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं रिसर्च पेपर, हमें कोई आइडिया अच्छा लगे, हम ये सोचे हम इसको आगे चल के अपने काम में यूज करेंगे जब हम पेपर लिखेंगे। तो क्या होगा, जब आप पेपर लिखने बैठेंगे तो यस, अगर कोई हाइपोथेसिस है, कोई एक्सप्लेनेशन है या कोई भी आइडिया जो आपके पास आता है, जिस टाइम आ रहा है आप उसको नोट कीजिए। इंस्पिरेशन ऑफन कम्स अनप्रेडिक्टेबली एंड कैप्चरिंग आइडियाज इमीडिएटली प्रिवेंट द फॉरगेटिंग टाइम। तो कई बार अच्छी चीजें हम जब नोट नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये हमें याद रहेगा, पर जब हम काम करने बैठते हैं हम उसी को सबसे पहले बोलते हैं। तो आपको जो भी लगे, जो आपके काम के लिए अच्छा है, आप उसको अभी साथ के साथ। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी हैबिट जो आपको क्रिएटिव बना सकती है, इसको आप लाइफ में बिता सकते हैं। कोई चीज जो आपको अच्छी लगी, आप उसको नोट कीजिए, जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा रिमाइंड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प करेगी। तो आज की जो क्लास है हम उसको यही एंड करेंगे। कल की क्लास में अगर हम देखेंगे कि हमारा जो साइंटिफिक पेपर है वो उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या-क्या चीजें उसके अंदर होती हैं, तो ये हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे। बाकी आप कभी देखेंगे कि रिसर्च पेपर कैसा दिखता है, कौन से सेक्शंस में होते हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी को समझ में आया होगा।